तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है अलग अलग कैटेगरी का, जनरल मेल, जनरल फीमेल, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। एसटी मेल, एसटी फीमेल, एससी मेल, एससी फीमेल, एक्स मेल। ये मैंने लिखा है फाइनल कट ऑफ, और यहाँ मैंने लिखा है फाइनल कट ऑफ का मतलब इंटरव्यू प्लस एग्जाम। अब ये ध्यान रखना, ये कहीं पर भी आरपीएससी ने नहीं बताया कि ये फाइनल कट ऑफ हमने लिया, ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, वास्तविक नहीं है, ये अनुमान है। और ये अनुमान मैंने नहीं लगाया है, मैंने उन 2-3 कैंडिडेट से बात की जो पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में उन्होंने, उनका एनालिसिस था, अच्छा था, उनके जो भी साथियों से पूछ के, तो उन्होंने ये बताया। ध्यान रखना, ये कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने अनुमानित बताया है, कोई आरपीएससी ने जारी नहीं किया। आरपीएससी ने फाइनल किस किस को लिया ये जारी हुई ही नहीं थी लिस्ट, है ना। तो मैंने सिर्फ फाइनल सिलेक्शन उनके एग्जाम के कट ऑफ दे के, इंटरव्यू दे के, उस आधार पर ये लिखे हैं। ये तो था फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू प्लस, और ये था सिर्फ एग्जाम में, क्योंकि आपका सवाल अभी ये है कि सिर्फ एग्जाम में हम कितने मार्क्स लिए, ये पूरी की पूरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जनरल मेल कैंडिडेट। अगर जनरल मेल कैंडिडेट है तो उसकी फाइनल कट ऑफ रही थी 310 नंबर। ये एस्टिमेटेड है ना, 310 जो लेकर आ गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ये मानकर हम चल रहे हैं। इससे 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये अनुमान के आधार पर ही सब निकाल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक लिस्ट आरपीएससी ने ऐसे जारी नहीं की थी, क्योंकि कई लोग वेटिंग लिस्ट में भी चलते हैं, तो बाद में भी लिया गया, तो इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। इस आधार पर मैंने ये, अगर मान लेते हैं कि इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट के 20 नंबर ही आए, हम सिर्फ इंटरव्यू का ज़्यादा लेकर चल ही नहीं रहे हैं, इंटरव्यू कई बार हमारे हाथ में नहीं रहता, लेकिन मान लेते हैं कि मिनिमम 20 नंबर तो आएंगे, 18 कम होने पर वैसे ही फेल हो जाते हैं, तो मिनिमम 20 मानकर चलने के कारण मैंने सबसे 20 नंबर माइनस कर लिए। इन सबसे मैंने 20 नंबर माइनस कर लिए। इसका मतलब ये टारगेट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो जनरल मेल कैंडिडेट है एसआई का, मानकर चलिए आपको फाइनली सेलेक्ट होना है। जनरल मेल कैंडिडेट, आपको ध्यान होगा कि जब रैंक बनती है, मान लो कि 859, मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे साथियों के क्लियर नहीं हुई होगी। 859 पोस्ट होगी, उससे अभी इतनी पोस्ट है, उससे लगभग 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सारे के सारे जो 3 गुना कैंडिडेट, उन सब की रैंक जारी की जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो जनरल कैंडिडेट हैं और मान लो कि उनकी 850 रैंक आई है और 859 को लेना है, तो ऐसा नहीं कि आपकी 850 रैंक आई है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, नहीं होगा आपका सिलेक्शन, भले इस 859 के अंदर रैंक आए। जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है, मानकर चलिए उनको 400 के अंदर, जनरल कैंडिडेट तो शायद 400 में भी मुश्किल है कि 400 में नंबर आ जाए, 400 से भी कम रैंक पर आपको आना होगा। 500-600 रैंक आते ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में कैटेगरी वाइज सिलेक्शन किया जाता है। क्लियर है? तो जो जनरल कैंडिडेट है उनको कम से कम 290 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा, उसके बिना सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है। एग्जाम तो पास, मैंने आपको पिछली बार बताया, जिसके 202 नंबर थे, ध्यान देना, देखो पिछली बार जिनके 202 नंबर थे, 202 नंबर थे, वो भी एग्जाम पास कर गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 290 नंबर चाहिए। तो सिर्फ एग्जाम पास होने से कुछ नहीं होगा, इतना अंतर रह जाता है। अगर आप जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो 250 नंबर एग्जाम में लाना पड़ेगा। यहाँ पर ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो 285, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है तो 245। इसके बाद मैंने लिखा एसटी मेल और एसटी फीमेल, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एससी मेल कैंडिडेट, ठीक है, 215 नंबर और 180 नंबर। मेरे ख्याल से आप सबने ये देख लिया होगा। इतने मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने ही होंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आप लिख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। क्लियर है? ये एग्जाम की कट ऑफ रखनी है। इंटरव्यू में सिर्फ एस्टिमेट, पूरी संभावना है आपको 30 नंबर भी मिले, 35 नंबर भी मिले, पर 25 नंबर भी मिल सकता है, 20 नंबर भी मिल सकता है। इंटरव्यू पर हमें जाना ही नहीं है, हमें एग्जाम में ही इतने नंबर लेकर आने हैं कि पास हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि इन नंबर से भी आप +15 नंबर कर लीजिए। आप जो भी टारगेट रखे हैं कि सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम मार्क्स का भी आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं, इसमें भी +15 नंबर कर लीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे।
इसका मतलब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं 290। आप अपने हिसाब से अब यहाँ पर अंदाज़ा लगा दीजिए कि आपको कितने नंबर लाने हैं। अगर आप हिंदी में 170 लाते हैं, मैं तो यही मांगूंगा आप 170 लाइए, और जीके जीएस में 120 नंबर ले आइए, आपके 290 नंबर आ जाएंगे और आपके सिलेक्शन हो जाएगा। 290 पर पूरी संभावना है कि जनरल मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भी मैं मानता हूं कि आप 15 नंबर इन दोनों में किसी भी तरह से एडजस्ट करके ये लाइए, ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहे। ये आपका पूरा सेफ स्कोर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। अब हम बात करते हैं कि 150 प्लस अंक की क्या रणनीति हो। अब ये वीडियो, ये जो स्लाइड है वो किसकी काम की है? सिर्फ टॉपर बनने के लिए। जो टॉपर है सिर्फ उसकी बात नहीं करूंगा, आप सबकी बात करूंगा कि आपको भी किस टॉपिक से कितने सवाल लेकर चलने हैं। हो सकता है आप उतना नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि कोशिश जो करता है मैं मानकर चलता हूं, हो सकता है कि उतने नंबर नहीं, लेकिन आप उसके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो मैंने सारे सब्जेक्ट लिख दिए। मैंने राजस्थान, ये जो संभावित प्रश्न मैंने लिखे हैं, संभावित इसलिए लिखे हैं, ये सारे के सारे सवाल जो मैंने लिखे ये पिछले एग्जाम में आए हैं। पिछले एग्जाम में इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से इतने सवाल पूछे हैं। आपका सवाल होगा क्या सर ऐसी क्या गारंटी कि इस बार भी उतने ही सवाल पूछे जाने चाहिए? लगभग वही रहेगा, लगभग वही रहेगा। कुछ एक दो प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें इससे पक्का आइडिया ये चल जाएगा भाई किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किसको सब्जेक्ट को आरपीएससी ज़्यादा वेटेज देती है। लगभग वही रहने वाला, एक आध सब्जेक्ट में आगे पीछे हो सकता है, बाकी ज़्यादा आगे पीछे नहीं होने वाला। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान, सारे एक साथ मैंने लिख दिया 26 प्रश्न। तो आप मानकर चलिए 25%, 25% सवाल तो सिर्फ राजस्थान जीके से रहने ही हैं। 25% सवाल, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, आप 25% के आसपास मान लीजिए, यानी 25, 26, 25 से 30 सवाल आरएएस में भी लगभग, आरएएस में तो कई बार इससे भी ज़्यादा, आरएएस का एग्जाम होता है 40% सवाल राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। यहाँ 25% सवाल, 25 से 30 सवाल राजस्थान जीके से पूछे जाने चाहिए इस बार भी। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करना है। अगर किसी की राजस्थान जीके कमजोर है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का मुझे मैसेज आते हैं आउट ऑफ राजस्थान है, वो रहने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान जीके तो अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि 25 से 30 सवाल तो सिर्फ राजस्थान जीके से आपको मिलेंगे। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके को अच्छा कर लेना। आगे मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। राजस्थान सामान्य ज्ञान आप अच्छे से इसको कवर कर ले। इसमें भी अलग अलग पार्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, किस पार्ट से कितने सवाल आए, ये मैंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके भी बता रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, लगभग सबसे 5-5 प्रश्न आप मान लीजिए उतने ही रहे थे। आर्ट एंड कल्चर से 6 थे, पॉलिटी से, राजस्थान की पॉलिटी से 4 सवाल थे। भारत और विश्व का भूगोल, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर, और देखो यहाँ पर काफी सवाल आए सबसे बाद, भारत और विश्व के भूगोल से 14 प्रश्न आए थे, और भूगोल, राजस्थान के भूगोल से भी 5 प्रश्न आए थे, यानी भूगोल से 19 प्रश्न आए गए। यानी भूगोल इंपॉर्टेंट है, आरएस के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है, एसआई के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार भी। तो भूगोल को अच्छे से कर लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था से पिछली बार 9 प्रश्न पूछे गए, भारतीय राज्य व्यवस्था से 11 प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्न राजस्थान की राज्य व्यवस्था से पूछे गए, यानी 15 प्रश्न राज्य व्यवस्था से। विज्ञान और तकनीकी, अधिकांश स्टूडेंट इसके लिए परेशान रहते हैं सर ये कहाँ से पढ़े, कैसे करें, और पिछली बार थोड़े से सवाल हार्ड भी आए थे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है सारा। भारत का इतिहास, गणित और तर्क शक्ति 10 सवाल, करंट अफेयर सबसे ज्यादा सवाल आए थे 19 सवाल, यानी टोटल 100 सवाल हो गए, टोटल अंक हो गए 200। ये तो मैंने संभावित प्रश्न बताए कि इस बार भी अगर यही संभावना रहती, जो लगभग यही रहने वाली है, तो आपका यहाँ पर ये सवाल आएंगे। अब मैं आपको बात बताता हूं कि आपको क्या टारगेट लेकर चलना है कि आप अपने टॉपर के लक्ष्य को हासिल कर पाए, टॉप बनने के लक्ष्य को हासिल कर पाए। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 26 सवाल यहाँ पर राजस्थान जीके से आने हैं। अब आपको टारगेट क्या लेकर चलना है कि 26 में से 19 से 20 सवाल आप कर लें। और मुझे लगता है राजस्थान, जिनकी आप जो तैयारी करते हैं राजस्थान में, लगभग सभी कैंडिडेट्स की राजस्थान जीके अच्छी होती है, 19-20 प्रश्न आप कर सकते हैं। ध्यान देना, किसी को बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे सर 19-20 प्रश्न कैसे होंगे। ये जो 19-20 बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को लगता है कि आराम से कर लेंगे, ऐसे कैंडिडेट भी होंगे। ये मैं सारे जो मार्क्स बता रहा हूँ ये टॉपर को ध्यान में रख रहा हूँ। अगर आप इससे थोड़े बहुत कम भी होंगे तो सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा। ये टारगेट आप भी अपनी कॉपी में लिख देना, इस टारगेट को दिमाग में रखकर तैयारी करना। ये टॉपर का टारगेट है, इसको टारगेट लेकर चलोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसीलिए मैं ये बड़े टारगेट्स आपके सामने रखता हूँ, है ना। ये थोड़े चैलेंजिंग है, थोड़े कठिन है, पर ध्यान रखना असंभव नहीं है। कठिन जरूर है, असंभव नहीं है, क्योंकि टॉपर को ध्यान में रखकर मैं चल रहा हूँ।
मैंने आपको बताया था भारत और विश्व का भूगोल 14 प्रश्न आएंगे, लेकिन 10 से 11 का टारगेट आपको लेकर चलना है कि 14 में से 10 से 11 सवाल मुझे यहाँ पर सही करने हैं। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 9 सवाल में से 5 से 6 सवाल अगर आप सही कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आपकी कोई टॉपिक मजबूत हो, कोई टॉपिक कमजोर हो जाए। मान लो किसी की भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर है, 5 से 6 सवाल भी नहीं आ रहे, तो फिर बाकी जगह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था 11 मैंने बताया, राज्य व्यवस्था आसान आता है, कई लोग 8 से 10 सवाल भी इसको कर लेते हैं, पर मैंने आपको टारगेट दिया 7 से 8 आपको करना है। इसके बाद मैंने लिखा विज्ञान और तकनीकी 7 सवाल आते हैं, आपको 4 से 5 का टारगेट लेकर चलना। अगर इतने नहीं आ रहे तो किसी और में एडजस्ट करना है। उसके बाद मैंने भारत का इतिहास, देखो भारत के इतिहास से सिर्फ 4 प्रश्न आए, इस बार भी संभावना है कि प्रश्न कम आए, इसलिए आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए आधुनिक भारत के इतिहास से। 4 में से भी 50% सवाल जो आते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। आप मध्यकालीन पूरा छोड़ सकते हैं, प्राचीन काल पूरा छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा छोड़ने की बजाय मैं कहूँगा कि आपको उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कैसे पता करें, जैसे जैन और बौद्ध धर्म में लगभग हर बार सवाल पूछे जाते हैं, है ना। गुप्त काल थोड़ा सा देख लीजिए, मध्यकाल में सिर्फ मुगल सल्तनत का थोड़ा सा प्रशासन के बारे में देख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में भी फ्रीडम स्ट्रगल को देख लीजिए, है ना। बाकी कंपनियों का आगमन हो या फिर उसके धन निर्गमन का सिद्धांत, वो उतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, उनमें केवल फैक्चुअल टू द पॉइंट देख लीजिए, बस बात खत्म है। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 प्रश्न भी कर लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद गणित और तर्क शक्ति, कई लोग इससे डरते हैं, गणित और तर्क शक्ति। देखो पिछली बार मैथ से 4 सवाल आए थे, रीजनिंग से 6 सवाल आए थे। रीजनिंग तो बहुत आसान है, रीजनिंग से कहाँ डरने की जरूरत है। रीजनिंग तो 10वीं 12वीं पढ़ता हुआ बच्चा भी कर लेता रीजनिंग, उसमें तो लॉजिक लगाने की बात है। तो रीजनिंग तो पूरे में से पूरे करना है, ऐसी तैयारी होकर जानी चाहिए। गणित में 4 सवाल आते हैं, जिनके गणित सब्जेक्ट नहीं रहा है उनको भी 1 या 2 सवाल तो आने ही चाहिए, क्योंकि वो 2 सवाल इजी आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करके ही जाएं, गणित से डरे नहीं। और जिनकी मैथ्स और रीजनिंग तो सब्जेक्ट रहा हुआ, मैं तो उनको कहूँगा आप 10 में से 10 करके बिल्कुल करके आ सकते हैं। 10 में से 10 जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो 10 में से 10 का टारगेट रखें, बाकी 7 से लेकर 9 का टारगेट आपका होना चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ पर करंट अफेयर्स, मैंने यहाँ पर 19 सवाल पिछली बार आए थे, इस बार भी 19-20 सवाल करंट अफेयर्स के इस बार भी रहेंगे। यहाँ पर 16 सवाल इंडिया से आए थे, 3 सवाल इंडिया और वर्ल्ड से, 3 सवाल राजस्थान की करंट अफेयर्स से। आपको टारगेट लेकर चलना है, 14 से 15 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। अब ये टारगेट बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन हम टॉपर की बात कर रहे हैं। सामान्य कैंडिडेट अगर थोड़ा सा कम भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप सबको टारगेट यही लेकर चलना है। तो इस टारगेट के हिसाब से ये मिनिमम वाले मार्क्स भी आप लेकर आए तो 68 सवाल आप सही कर सकते हैं, और मैक्सिमम में आनूँ तो 77, यानी मार्क्स कितने आ जाएंगे 136 से 154। बिल्कुल ये टॉपर के मार्क्स हैं, अगर इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो आप टॉप लिस्ट में रहेंगे, जो आपने टॉप प्रेफरेंस दी थी वो आप ला सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। घबराना नहीं है, इनको देखकर टारगेट रख लीजिए। बड़ा सोचते हैं तो कई बार बड़ी चीज़ें हो जाती है। जब आपका टारगेट आप सामने बड़ा रखते हैं ना, आपकी मेहनत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। टारगेट बड़े होने चाहिए, छोटे टारगेट होगा आपकी क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, आपकी पढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक बड़े टारगेट, जानबूझकर बड़े टारगेट सेट करता हूँ ताकि आपकी क्षमताएं बढ़ जाए। तो ये आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।